This is Priya Bhargav. Today we are going to start block 2 of MPCE 021, that is MAPC second year clinical psychology students. This video is for you guys. पहला यूनिट है अगेन जैसे कि हमेशा करते आए हैं, हम इस यूनिट को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे so that it would be more convenient and easy to understand in depth. So that is why we will continue by doing this. हिंदी में समझाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होती है समझने में. सो जब उन्हें मदर टंग में बताया जाता है तो इट बिकम्स मोर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट देम डाउन इन देयर ओन वे. सो ये मेन इंटेंशन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कहीं और से हेल्प नहीं मिलती है. बाकी जो इंग्लिश समझते हैं वो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज यूनिट 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइको डायग्नोस्टिक्स. क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा. 1.2 सेक्शन हम पूरा कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में. सो फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या दिया है. इंट्रोडक्शन में ये बोलते हैं कि जो असेसमेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. और टाइप्स क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि उनके गोल्स डिफरेंट होते हैं, है ना. असेसमेंट का क्या मतलब होता है? असेसमेंट का मतलब होता है टेस्टिंग. जो आप किसी क्लाइंट के बारे में पता और डिटेल पता करना चाहते हैं तो आप उनको कुछ क्वेश्चनर देते हैं, इंटरव्यू करते हैं. ये सारे असेसमेंट के टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. सो अगेन जो तरीके भी हम यूज़ कर रहे हैं उनके गोल्स मतलब एम अलग होता है. हम कोई पर्टिकुलर टेस्ट किसी पर्टिकुलर रीज़न से करते हैं. सो अलग अलग असेसमेंट में हमें अलग अलग चीज़ों का पता चलता है, अलग अलग चीज़ें हमें उससे मिलती है. और जब हम असेसमेंट डिसाइड करते हैं तो उसके पीछे प्रोफेशनल्स का हाथ होता है. प्रोफेशनल्स डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर कोई असेसमेंट करना पड़ेगा और हमें किसी पर्टिकुलर क्लिनिकल प्रॉब्लम का आंसर चाहिए होता है. मतलब सपोज यू आर डाउटिंग कि किसी को डिप्रेशन है तो आप एकदम से उसको डिप्रेशन डायग्नोस नहीं करेंगे, आप उसको असेस करेंगे, आप उसका टेस्ट लेंगे एंड देन यू विल गेट टू नो कि हाँ इसके ऊपर इसको किसी असेसमेंट की ज़रूरत है. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइको डायग्नोस्टिक्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. डिफरेंस बिटवीन साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड साइकियाट्रिक कंसल्टेशन. साइकियाट्रिक कंसल्टेशन एंड साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या फ़र्क होता है? साइकियाट्रिक कंसल्टेशन की बात करें तो इसमें क्लिनिकल इंटरव्यू होता है. सबसे पहली बात ये सभी लोग लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी क्लिनिकल इंटरव्यू लेते हैं. एंड जो भी पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं पेशेंट के उसको देखा जाता है. पेशेंट का ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से एट प्रेजेंट बिहेव कर रहा है आपके साथ, वो भी इसमें किया जाता है. तो 3 थिंग्स आर कमिंग इन साइकेट्रिक कंसल्टेशन. पहला क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, पुराने रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स जिसे कहते हैं. एंड देन ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट्स बिहेवियर. पेशेंट का बिहेवियर कैसा होता है उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं. और कौन ऑब्जर्व करता है? यानी या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट चेक करते हैं. साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की अगर बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो पर्टिकुलर साइकोपैथोलॉजी को क्वालिफाई करते हैं. मतलब वो किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने का में हेल्प करते हैं. सो ये रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओरल भी होते हैं, प्रोजेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं. प्रोजेक्टिव मतलब जो इनडायरेक्टली हमें इंडिकेट करते हैं, कोई डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं देते हैं, वो प्रोजेक्टिव होते हैं. सो फर्स्ट ईयर में आपने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ी हैं. सो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस बारे में. प्रैक्टिकल में भी हम पढ़ते हैं. रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट एक एग्जांपल है उसका. सो आप पेशेंट की मेंटल प्रोसेस कैसा चलता है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं इन सारे टेस्ट से. वो किस तरह से सोच रहा है, उसके इमोशंस कैसे हैं और उसके बिहेवियर पे इन चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है, वो किस तरह से बिहेव करेगा अगर वो इस तरह से सोचता है, लाइक दैट. सो साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो होती है वो हमें एक ऑब्जेक्टिव डाटा देती है पेशेंट की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को देखते हुए. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब ओवरऑल जो आपको समझ में आ रहा है उसका ओवरऑल बिहेवियर से. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी होता है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में कोई भी कंफ्यूजन है उससे क्लियर कट हमें समझ आ जाता है साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से कि क्या इशू होगा इसके साथ. ये हमारी जितनी भी हम डायग्नोसिस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, मतलब सपोज कोई डिसऑर्डर आप डायग्नोस कर रहे हैं सो उसको एक्यूरेटली बोलने के लिए एक एविडेंस का काम करता है. सो अगर आपका एक सब्जेक्टिव ओपिनियन जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे कि सपोज किसी को लग रहा है कि वो डिप्रेशन है, लेकिन मे बी वो डिप्रेशन एक सिम्टम ही हो
वो किसी और डिसऑर्डर का पार्ट हो सकता है, डिप्रेशन, है ना। सो हम ये नहीं कह सकते कि जब साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं, सो वी आर एबल टू श्योरली से व्हाट इज़ एक्चुअली देयर। सो हम सब्जेक्टिव ओपिनियन देने से बच जाते हैं। सब्जेक्टिव मतलब एक सिंगल इंसान का ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव मतलब किसी सिंगल इंसान का ओपिनियन नहीं, ओवरऑल जो आपको समझ में आता है उस चीज़ का। सो सब्जेक्टिव ओपिनियन से हम बच जाते हैं जब हम साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब भी जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो बहुत रिलायबल टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, है ना, और वो वैलिड भी होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए। सो एक्यूरेसी तो मिलती है, साथ में हमें ये भी पता चलता है कि कितने लेवल का सीवियरिटी है, मतलब कितने लेवल का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है उस इंसान के अंदर। फिजिशियन और साइकियाट्रिस्ट हो या कोई भी हो, साइकोलॉजिस्ट ही क्यों ना हो, तो भी हमें साइकोथेरेप्यूटिक जो भी ट्रीटमेंट हमें देना है, या फार्माकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल मतलब मेडिसिन के थ्रू, साइकोथेरेप्यूटिक मतलब जो आप जो भी साइकोलॉजिस्ट जो भी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फार्माकोलॉजिकल जहाँ पे ये फार्मा वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मेडिसिन। तो मेडिसिन से देना है या कोई और थेरेपी से देना है, उसके बारे में हम रिकमेंड कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा ये भी इंश्योर हो जाता है अगर आप टेस्ट ढंग से करते हैं या टेस्ट का बारे में आपको पता होता है। साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो होती है, ये प्रैक्टिशनर्स को बहुत हेल्प करती है अलग अलग ट्रीटमेंट रिकमेंड करने में, कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रिफर्ड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफरल फॉर साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। सो रिफरल फॉर साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का क्या मतलब है, ये हम पहले समझेंगे। कभी कभी जब क्लाइंट हमारे पास आता है, क्लाइंट मैं एक्चुअली पेशेंट के लिए वर्ड यूज़ करती हूँ, तो पेशेंट जब भी आता है तो कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग क्लिनिकल पिक्चर्स के साथ आता है, मतलब हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या करें। सो हमें कुछ ऐसा अलग से करना पड़ता है जिसकी वजह से हम उसको सही से डायग्नोस कर सकें। तो बेसिकली कन्फाउंडिंग क्या कह सकते हैं, कन्फाउंडिंग मतलब जो साथ में उसके अकम्पनीड है, मतलब ये एक सिम्टम होगा, मतलब साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम उसको दिख रही है वो एक सिम्टम होगा, और उसके साथ एक एसोसिएटेड बड़ी कोई डिजीज़ हो सकती है। हो सकता है कि उसको जो सिम्टम्स वो लेके आया है, साइकोलॉजिकल सिम्टम, वो एक डिजीज़ का पार्ट हो। इसीलिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए रिफरल साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए बनाना ज़रूरी हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए कि हम साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए रिफरल बनाएंगे। रिफरल मतलब रेफ़र कर देना, रेफ़र करना टेस्टिंग के लिए। जब हम डायग्नोस्टिक डिसीजन लेते हैं तब हमारे को ये इंश्योर करना पड़ता है। एग्जांपल्स है कुछ, इन्होंने एग्जांपल्स बताया है किस किस में आपको साइको डायग्नोस्टिक रिफरल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर सब्सटेंस अब्यूज़ का प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेशन या पुअर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, मूड डिसऑर्डर है, एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, या एक्सपीरियंस उस इंसान ने कभी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस किया है, या एडोलेसेंट है जो कुछ अजीब सी एक्ट आउट करता है वो, या बच्चे हैं जो एक्ट आउट करते हैं, या सस्पेक्टेड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें आपको ये लगता है कि इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तब आप एकदम से उसको जाके ये नहीं बोलेंगे कि इसको तुम्हें तो ये है, हमें पता है, बट वी विल हैव टू गो फॉर सम टेस्टिंग। तब आप रेफरल बनाते हैं साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का। नाउ कमिंग टू साइको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। आप रिपोर्ट कैसे बनाएंगे साइको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट? रिपोर्ट जब भी आप बनाते हैं तो वो उन क्वेश्चन के आंसर के लिए बनाते हैं जो एक्चुअली आपके सामने आ जाते हैं जब आप क्लाइंट को देखते हैं। जब आप क्लाइंट से मिलते हैं तो क्लाइंट के बारे में आपके कुछ डाउट्स होते हैं कि क्या इसको ये है, इसको ये है, क्या ये है। तो जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं क्लाइंट से मिलने के बाद, उनके आंसर्स आप इस रिपोर्ट में लिखते हैं। और ये रिपोर्ट कहाँ से बनेगी? ये रिपोर्ट बनेगी जब हम DSM 4, एक्चुअली अभी 5 आ चुका है, DSM 5 आ चुका है। इसके जो 5 एक्सेस होते हैं DSM 4 के, उन सारे एक्सेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उससे रिलेट करके फिर हम पता लगाते हैं कि आंसर इन क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे।
जो साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी वहीं पे यूज़ होती है। तो जब आप रिपोर्ट बना लेते हैं तो उसमें उस क्वेश्चन के आंसर होंगे, आपके डायग्नोस्टिक क्लैरिफिकेशंस होंगे, मतलब आपने जो डायग्नोस करना चाह रहे हैं उसके क्लैरिफिकेशन होंगे कि कितना फेवर में जा रहा है जो भी आपने डायग्नोस करने की कोशिश करी है। स्टेट डिसऑर्डर और लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेट डिसऑर्डर्स, ये दो चीज़ें हैं। स्टेट डिसऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर प्रेजेंट कंडीशन लेके आया है, और लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब पहले से कोई बीमारी है उसी का ये पार्ट है जो उसको हो रहा है। तो ये अभी होना, अचानक से अभी हो जाना, या फिर पहले से किसी डिजीज़ के साथ साथ हो जाना, ये दोनों चीज़ें, इसको ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है। जब आप रिपोर्ट में बनाते हैं उसमें आपको ये भी मेंशन करना होता है उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैसी है, लर्निंग स्टाइल कैसी है, करंट साइको सोशल स्ट्रेसर्स कौन से हैं, एडेप्टिव एबिलिटी उसकी कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। रिपोर्ट्स में ये भी आप लिख सकते हैं कि ट्रीटमेंट आप क्या रिकमेंड करते हैं, और किस बेसिस पे आप लिखेंगे। ये जो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स बताया, जैसे क्लिनिकल इंटरव्यू जो आपने लिया था, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जिसे एमएसई भी कहते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को, पेशेंट की पर्सनल फैमिली एंड कल्चरल हिस्ट्री क्या है उसको देखते हुए आपको रिकमेंडेशन देना होगा। एंड स्टैंडर्ड टेस्ट जो किए थे उसकी फाइंडिंग्स को लेकर भी हम ये बता सकते हैं। तो क्लिनिशियन जो है वो ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेशंस ही देते हैं इंटरवेंशंस के लिए। इंटरवेंशंस मतलब जो आप ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, जो भी तरीके आप यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के। तो आप जो भी आइडिया बताएंगे या रिकमेंड करेंगे कि ये करना है, वो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आप श्योर होंगे कि आपने क्या किया है। तो रिपोर्ट में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करके कंक्लूड करना होगा कि मैं इसलिए ऐसा सोचती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट ये होगा करके। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग? हर जगह करते हैं क्या? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में ज़्यादातर वाइडली यूज़ होता है। वाइडली मतलब हमेशा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जगह पे यूज़ होता है, और नॉन मेडिकल सेटिंग्स में भी यूज़ होता है बहुत सारी। तो इसके एग्जाम्पल्स इन्होंने बताया। फर्स्ट है फोरेंसिक्स में। फोरेंसिक्स साइकोलॉजी बड़ी पॉपुलर है, लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं इससे। तो फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्यों ज़रूरत होती है? 80% साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो होती है इसीलिए होती है जब हम साइकेट्रिक कंडीशन को डिफेंडेंट की साइकेट्रिक कंडीशन को देखना चाहते हैं, है ना। डिफेंडेंट कौन होता है? जो अपने आप को बचाना चाह रहा है। तो उसकी साइकेट्रिक कंडीशन क्या है उसको आप एनालाइज करने के लिए टेस्टिंग करते हैं। सो किसी भी क्रिमिनल केस में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और कहाँ कहाँ आगे भी हम इस चैप्टर में थर्ड वीडियो में आप और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, फोरेंसिक के बारे में डिटेल में। सो पहले क्योंकि मैं इस यूनिट का वीडियो 3 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ, तो थर्ड पार्ट जो होगा उसमें आप ये इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम यही समझ लें थोड़ा सा। जैसे चाइल्ड कस्टडी का इवेल्युएशन करने के लिए भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज वो ये डिसाइड करेगा इस बेसिस पे कि बच्चा किसके पास रहना चाहिए, माँ के पास रहना चाहिए कि पिताजी के पास रहना चाहिए। देन कॉन्टेस्टेड एस्टेट्स, प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई इश्यूज़ हैं, या किसी का मर्डर हुआ है तब, या रॉन्गफुल टर्मिनेशन हुआ है तब, या हरासमेंट केसेस हैं, तभी भी आप ये सारे फोरेंसिक साइकोलॉजी के चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेटलमेंट के टाइम पे भी आपको साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करनी पड़ती है। इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादातर साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पे रिलाई करने लगती हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी किस लेवल पे है, वर्कमैन्स कंपनसेशन केसेस होते हैं, उनको कितना कंपनसेशन, जैसे कि आपको पता है कभी कहीं फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी को चोट लग गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, किसी की जान ही चली गई, तब आपका ये देखना पड़ता है कंपनी का साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो सकती है, या मैनेजर की हो सकती है जो उस सिचुएशन में वहाँ पे थे, कि कहीं झूठ तो नहीं बोला जा रहा, या फिर पैसे उगाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। तो बहुत सारे तरीक़ों से हमें तब साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज भी यूज़ करता है साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट सोशल सिक्योरिटी डिटर्मिनेशन के लिए, और कोई भी गलत सलत कुछ गड़बड़ ना हो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट्स में भी यूज़ होता है। जब अच्छा ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितने लोगों का भी फ़ौज में एडमिशन जब किया जाता था, मिलिट्री में डाला जाता था उनको, तो उनका टेस्टिंग किया जाता था कि ये चेक करने के लिए कि वो साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रॉन्ग है,
माइंड सेट उनका कितना स्ट्रांग है। तो जिनका माइंड सेट स्ट्रांग होता था वही इस टास्क के लिए लिए जाते थे मिलिट्री में, अदरवाइज बाकी को नहीं लिया जाता था। तो अभी भी ये होता है, मिलिट्री में होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, और भी जहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज है वहाँ पे भी इसका टेस्टिंग होता है। स्कूल सेटिंग्स में भी काउंसलर्स करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्कूल की, और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पे भी काउंसलर्स होते हैं। वो भी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कैरियर चूज़ करने के लिए, है ना, करियर क्या चाहिए उनको, उनके एप्टीट्यूड और एबिलिटीज़ के बेसिस पे हम करते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल मैंने ऑलरेडी काउंसलिंग वाले वीडियोज़ में बहुत कुछ डाला है सेकेंड ईयर के, सो उनको इस बारे में ज़्यादा पता है। सो स्पेशल एजुकेशन प्लेसमेंट के लिए, या गिफ्टेड चाइल्ड है उसके लिए, या जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है उनके लिए भी हम साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या फंक्शन है असेसमेंट का, अब हम ये जानेंगे। क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम पे हम असेसमेंट क्यों करते हैं, बेसिकली क्या रीज़न है, दैट इज़ द फंक्शन, है ना। सो बेसिकली हम करते हैं अगर हमें डायग्नोस करना है, हम जानना चाहते हैं कि क्लाइंट हमारे पास क्यों आया है, क्या ट्रीटमेंट लेने क्यों आया है, तो ऑब्वियसली आपको डायग्नोसिस करना होगा, तभी तो आप ट्रीटमेंट देंगे। तो डायग्नोसिस के लिए साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग चाहिए होगी। केस कंसेप्चुलाइजेशन के लिए भी हमें चाहिए होगा, मतलब कि जब हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, देन ट्रीटमेंट प्लान करना होगा तो भी, क्योंकि जब तक आप डायग्नोस नहीं करेंगे ट्रीटमेंट नहीं प्लान कर सकते। मॉनिटरिंग ऑफ क्लाइंट रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, और साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग तभी भी की जाती है सपोज आपने कोई ट्रीटमेंट शुरू किया एंड कुछ टाइम बाद आप चेक करना चाहते हैं कि इस ट्रीटमेंट का इस पर क्या असर हो रहा है, तो आप साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करेंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना लेवल इम्प्रूव हुआ है, एंड अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो आप चेंज करेंगे अपनी थेरेपी की टेक्निक। सो दिस इज़ हाउ वी मॉनिटर एंड देन चेंज क्लाइंट्स बिहेवियर और कॉग्निशंस थ्रू इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस। जब हम उनकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाते हैं तो भी हमें असेसमेंट करना पड़ता है, सेल्फ मॉनिटरिंग बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं। प्रोग्राम इवेल्युएशन और इंडिविजुअल क्लिनिशियन इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस, और या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी क्लिनिशियन का कितना कितना इफेक्टिव है वो क्लिनिशियन उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, या फिर आप किसी प्रोग्राम को ही इवेलुएट करना चाहते हैं, तभी भी साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं। सो सपोज किसी क्लिनिशियन ने कोई बड़ा सा इवेंट किया जहाँ पे सारे पेशेंट ही थे और उनके ऊपर टेस्टिंग की, एंड देन पहले टेस्ट पहले कर लिया इवेंट से पहले और दूसरा टेस्ट इवेंट के बाद किया, तो वो साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से ये पता चल जाएगा कि इनके जो इवेंट था उसका वो कितना इफेक्टिव था। नेक्स्ट इज रीज़न फॉर साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, क्या क्या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, है ना। एंड मेथड और टेक्निक आप क्या यूज़ करेंगे क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन के लिए, वो भी डिपेंड करता है कि असेसमेंट का नेचर और फंक्शन क्या है ना। जब आपको ये पता होगा कि टेस्ट क्या है, टेस्ट का काम क्या है, टेस्ट क्या फाइंड आउट करता है, तभी तो आप पता लगा पाएंगे ना कि आपको वो टेस्ट कहाँ यूज़ करना है। सो आपको टेस्ट के बारे में ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, नेचर एंड उसका फंक्शन क्या है, एंड तभी आप वो मेथड या टेक्निक सिलेक्ट कर पाएंगे। सो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ यूज़ करना है और वो किस चीज़ के लिए बना हुआ है। सो कोई भी असेसमेंट करने से पहले जो भी प्रैक्टिशनर है, चाहे वो क्लिनिशियन है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उसको ये पता होना चाहिए कि क्यों हम वो टेस्ट कर रहे हैं, क्या पर्पस है वो टेस्ट करने का, है ना। क्यों किया जाना चाहिए वो असेसमेंट, तो अभी आप कर पाएंगे। तो मेजर जो एम होता है असेसमेंट का वो ये होता है कि हम उस पर्सन के बारे में या किसी पर्टिकुलर सिस्टम या एनवायरनमेंट के बारे में या किसी कोई फिनोमेना के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज़ वाई हम कोई असेसमेंट करते हैं, है ना, कुछ और इन डेप्थ जानने के लिए करते हैं। इससे हमें क्या होता है, जब हमें इन डेप्थ पता चल जाता है हम क्लासीफाई कर सकते हैं, हम डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर या इवेंट को। इवेल्युएशन में जो अभी की सर्कमस्टेंसेस है उसके बेसिस पे हम इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। इवन इस असेसमेंट को हम यूज़ भी कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने में कि आगे इस इंसान का बिहेवियर क्या होने वाला है, या क्या क्या सर्कमस्टेंसेस पॉसिबल हैं जहाँ पे जो इस इंसान के साथ हो सकती हैं इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, ये कैसी कैसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। सो कभी कभी हमें एक से ज़्यादा गोल्स के लिए भी असेसमेंट हम करते हैं,
और अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ हमारी जैसी जैसी नीड है उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक असेसमेंट सिर्फ एक ही चीज़ बताएगा, वो असेसमेंट कई जगह पे यूज़ किया जा सकता है, इवन रिसर्चेस में भी यूज़ किया जा सकता है। और हम जो भी स्ट्रेटजीज़ या टेक्निक्स अभी तक यूज़ करते आए हैं उनसे बेहतर टेक्निक्स यूज़ करने में भी हेल्प कर सकता है। नाउ पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जब भी पर्पस जो होता है क्यों कर रहे हो आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट, क्योंकि आप जानना चाहते हो, आप इंश्योर करना चाहते हो कि नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बेसिकली आपको असेसमेंट से ये पता चल जाता है, असेसमेंट के रिजल्ट से, कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल बिहेवियर है। और एबनॉर्मल बिहेवियर भी कोई बहुत थोड़े से तो होते नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं। अगेन एबनॉर्मल बिहेवियर किस लेवल तक का है, किसी भी इंडिविजुअल को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है, उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ कितनी है, और वो डिज़ीज़ के साथ आया है तो उसकी डिज़ीज़ कौन सी है वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जब आप असेसमेंट करते हैं तो उसकी करंट लाइफ सिचुएशन के बेसिस पे करेंगे असेसमेंट। उसका वो कैसे डेवलप हुआ था, मतलब उसका लाइफ का डेवलपमेंट कैसा रहा है, वो किस तरह से उसका ब्रिंगिंग अप कैसी रही है, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेंड्स कैसे रहे हैं हमेशा से, उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब होता है उसकी गुड क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, एंड उसकी वनरेबिलिटीज़ भी, यानी कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी लिमिट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें। और ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो जिसकी वजह से वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है या उसका एबनॉर्मल बिहेवियर सामने आ जाता है। और वो जब इंटरव्यू ले रहे हो आप उस टाइम पे उसका क्या बिहेवियर है ये भी आपको नोट डाउन करना होगा। सो क्लिनिशियन को कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला, जब भी आप ये सारी चीज़ें करेंगे ऊपर वाली जितनी भी हमने अभी डिस्कस करी है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको रिटर्न कॉन्सेंट फॉर्म साइन कराना पड़ेगा। आपको उनसे कॉन्सेंट फॉर्म साइन कराना होगा, नहीं तो कल के दिन आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि इस इंसान ने मुझे मजबूर किया था ये सब बोलने के लिए। तो कॉन्सेंट फॉर्म में ये सब लिखा होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से हमारे पास आया है और अपनी मर्ज़ी से आप अपनी चीज़ें बता रहा है। ऑडियो वीडियो टेप इंटरव्यू सेशन भी होते हैं। सो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये सेशन में रिकॉर्डिंग भी होगी। सो ऐसा ना हो कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का फ़ायदा ये भी होता है कि आप सेफ होते हैं, आपको पता होता है कि आपने जो बोला है वो सामने रिकॉर्डिंग में है, कोई बदल नहीं सकता। आप ये नहीं बोलेगा कि इन्होंने ऐसा नहीं ऐसा बोला था, लाइक यू विल बी सेफ। बट ऑन द अदर एंड यू कैन बी ऑन रिस्क ऑल्सो, अगर आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं बोलना चाहिए आपके प्रोफेशन में। देन वर्बेंटिम ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑडियो वीडियो टेप, जो भी ऑडियो वीडियो टेप जब आपने रिकॉर्ड कर लिया तो आपको अब उसको है ना लिखना भी पड़ेगा, वर्बेंटिम में ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो जो भी सुन रहे हैं आप वो लिखेंगे, आप कहीं पे नोट डाउन करेंगे एंड देन केस रिपोर्ट बनाएंगे। सो फोर्थ स्टेप है साइन कॉन्सेंट लेना, ऑडियो वीडियो टेप ऑफ इंटरव्यू सेशन एंड देन वर्बेंटिम ट्रांसक्रिप्ट एंड देन केस रिपोर्ट बनाएंगे। जब अब बात करते हैं इंटरव्यू जब आपको कंडक्ट करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम क्या थी उसकी, वो और जो प्रॉब्लम है उसमें पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, मतलब किन सिचुएशंस में वो इस तरह का बिहेवियर करता है वो आपको नोट डाउन करना है। और वो जो पर्टिकुलर बिहेवियर करता है वो ही क्यों चूज़ करता है, मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और भी तो बिहेवियर पॉसिबल है, लेकिन वो वही सेम बिहेवियर क्यों करता है वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और इसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह का वो जजमेंट लेता है, किस लेवल का जजमेंट लेता है, और आप ज़्यादा अच्छे से चूज़ कर पाएंगे कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। एरियाज़ टू बी कवर्ड इन डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज़, आपको अब क्या क्या पता करना है जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें पूछताछ करनी है ये हम देखेंगे। सो ये लास्ट हेडिंग है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज के वीडियो में, एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। सो एरिया टू बी कवर्ड इन डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, पहला आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या, किसी को भी आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप क्या नोट डाउन करते हैं, ऑब्वियसली उनका नेम, उनका जेंडर, एज, सोशल क्लास,
रेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, करंट लिविंग सिचुएशन क्या है उनकी, किस तरह से वो क्लाइंट रहता है, पूरा उसी से ही पूछेंगे। फैमिली का कॉन्स्टिलेशन क्या है, घर में कौन कौन रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स क्या क्या हैं, ये सब पूछेंगे। एंड उसका फंक्शनिंग कैसी है एट प्रेजेंट, वो किस तरह की फंक्शनिंग कर रहा है, उसका लेवल क्या है करंट फंक्शनिंग का। सो करंट लिविंग सिचुएशन आपको नोट डाउन करना है। नाउ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, सेकंड है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, किस किस प्रॉब्लम के साथ आपके पास आया है, करंट सिम्टम्स क्या हैं उसके, ये आपको देखना है। रो रहा है, डिप्रेस है, किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, एंग्जाइटीज़ कैसी एंग्जाइटी है, मूड कैसा है, क्या उसकी कोई ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या पर्सनल रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, और वो किस वजह से उसने एक्शन लिया है कि उसको हेल्प चाहिए है, और किसने उसको इसके लिए भेजा है इंटरव्यू के लिए। तो क्या किसी के बोलने में आया है या अपनी मर्ज़ी से आया है या किसी ने पुश करके भेजा है या किसी का रेफरल है, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। नाउ प्रेजेंटिंग अपीयरेंस, अब आपको ये देखना है कि देखने में क्या लगता है आपको। तो सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, वो किस तरह के कपड़े पहन के आया है, सही से ड्रेस्ड अप है या नहीं है, या इधर उधर झूल रहे हैं कपड़े, जूते टूटे पहने हैं, सही पहने हैं, मतलब ओवरऑल उसका क्या मैनरिज्म है, वो सारी चीज़ें। बातचीत में कैसा आकड़ के बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, रिस्पेक्टफुल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। और उसका इंटरेक्शन का वे कैसा है इंटरव्यूअर के साथ, ये सारी चीज़ें। एंड देन स्पेसिफिक बिहेवियर कैसा है, जो आपको लगे कि ये चीज़ दिस इज़ समथिंग विच आई एम नोटिसिंग विच इज़ डिफरेंट, वो आपको नोट करना है। उसकी फीलिंग्स किस तरह की है, ये सारी चीज़ें। आप ऑब्ज़र्व क्या क्या कर पा रहे हैं जो हटके है, वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, सो दैट उसकी बारे में हम पता लगा सकते हैं। और इससे हमें क्या होगा, हम उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे, और उसकी स्ट्रेंथ्स भी जान पाएंगे। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स एंड हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, ये वाला चीज़ ना, ये इंटर्नशिप में बड़ा काम आती है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझें और सुने। अगर अभी तक मैंने पहले ही बताना चाहिए था, बट एनी हाउ आप फिर से सुन लेना एक बार, तो आपको पता चल जाएगा। पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स एंड हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं लाइफ में, या लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि उसके अंदर वो इस तरह का डिस्ट्रेस्ड फील करता है, या उसके डिस्ट्रेस से क्या चीज़ें अटैच्ड हैं जिस वजह से वो इस कंडीशन में आ गया, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड देन किस तरह से प्रॉब्लम डेवलप होती है और किस तरह से चलती है, कब रुक जाती है, और क्या पर्टिकुलर टाइम पे होती है, ऐसे कौन से, या कोई पर्टिकुलर पर्सन की वजह से होती है, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और ये सबसे पहली बार कब हुई थी, ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और पहले इन्होंने क्या इसको सॉल्व करने के लिए किया था, वो आपको पता लगाना है। और उसके बाद अगर उन्होंने सॉल्व करने के लिए कुछ किया था तो उसका क्या कंसिक्वेंस हुआ था, ये भी आपको पता लगाना है। सो ये चीज़ आपको लिखना होगा। एंड देन हिस्ट्री ऑफ द पर्सन और सोशल कॉन्टेक्स्ट, आपको पर्सन के बारे में नाम से, हेडिंग से ही पता चल जाता है वैसे तो कि क्या इसमें आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं ये हमारी डाइवर्सिटी से बहुत रिलेटेड है, हमारे बैकग्राउंड से बहुत रिलेटेड होती हैं, क्योंकि किसी कल्चर में जो चीज़ एक्सेप्टेबल है दूसरे कल्चर में वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सो इसीलिए आपको ये चीज़ें नोट डाउन करना होगा। उसका जेंडर क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बहुत कीमती वर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है, जेंडर नहीं है, इसका मतलब है कि वो ऐसा तो नहीं है कि है तो लड़का लेकिन अपने आप को अंदर से लड़की समझता है, या है लड़की और अंदर से लड़का समझती है, तो इसीलिए, या वो बनना चाहती है, या बनना चाहता है, लड़का लड़की बनना चाहता है। तो ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उनका इंटरेस्ट किस में है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन में ये भी आता है, लेस्बियन है, गे हैं, स्ट्रेट हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो आपको इसीलिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे ज़्यादा जोर देना है, ध्यान देना है, समझना, और बहुत रेस्पेक्टफुली पूछना है। पहली चीज़, आप उनको डिसरेस्पेक्टफुल वे में नहीं पूछ सकते हैं, ये उनकी चॉइस है, उनकी लाइफ है। सो इसका रेस्पेक्ट करेंगे आप प्रॉपर। देन रेस, इन चीज़ों, जब ये ऐसे सेंसिबल चीज़ें आती है ना, तब आपको बहुत कॉन्शियस होकर उनसे सवाल करना है। और बातों बातों में, चाहे तो अगर आप डायरेक्ट नहीं पूछने की हिम्मत कर पा रहे तो आप बातों बातों में उनके जब वो अपने बारे में शेयर करना शुरू कर देते हैं, इन बिटवीन आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाती है, आपको ज़्यादा खोद पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती डायरेक्ट। तो कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, रिलीजन किसको फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशंस क्या है, उनकी डिसेबिलिटी है कोई तो वो लिख सकते हैं, एबिलिटीज़, ऐसा ये सारी चीज़ें आप सब सेक्शंस में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।
नाउ डेवलपमेंटल हिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि माइलस्टोन्स, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मतलब कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था, या उसको कुछ ऐसा स्ट्रेस तो नहीं हुआ था किसी फैमिली मेम्बर से, या फैमिली में कहीं सेपरेशन हुआ हो, या एडोलेसेंट्स के में स्ट्रेसेस होते हैं तरह तरह के, वो तो नहीं है कोई स्ट्रेस, या यंग एडल्ट क्राइसिस तो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये वाले सेक्शन में आपको लिखना होगा। देन फैमिली हिस्ट्री पे आ जाते हैं आप। फैमिली हिस्ट्री क्या है? फैमिली का ओरिजिन, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनकी एजेस क्या क्या हैं, एथिकल, रेशियल, रिलीजियस बैकग्राउंड किस तरह का है इनका, और पेरेंट्स का डिस्क्रिप्शन, सिबलिंग्स का, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप कैसी है, ये सब हम क्रिटिकल टाइम्स में चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के टाइम पे क्या कोई क्रिटिकल सिचुएशन थी वो सब नोट डाउन करना है। कुछ लॉसेस हुए थे, कुछ चेंज आया था, या कोई ट्रॉमा हुआ था लाइफ में, फैमिली में, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है फैमिली मेम्बर्स में, वो भी आप लिख सकते हैं। फैमिली में कोई ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो चली आ रही है, क्योंकि इट पासेस ऑन फ्रॉम जीन्स टू जीन्स, सो दैट इज़ वाई यू नीड, इनहेरिटेंस में भी होती है 2% 5% चांसेस होती है पास ऑन होने की, तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। एंड कंसिक्वेंसेस क्या होंगे उसके बिहेवियर के फैमिली के अंदर, जब वो इस तरह का बिहेवियर करता है तो फैमिली पे क्या असर पड़ता है वो लिख सकते हैं। स्कूल हिस्ट्री लिख सकते हैं, क्या अचीवमेंट्स थी, क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, उसका रिलेशनशिप कैसा था बाकी लोगों के साथ, अथॉरिटी फिगर के साथ रिलेशनशिप कैसा था, वो सब। एंड देन पीयर रिलेशनशिप, यानी अपनी एज के ग्रुप के साथ में उसका रिलेशनशिप कैसा था, क्या डिफ़िकल्टीज थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसकी लाइफ में, वो सब ना। सेक्सुअल हिस्ट्री में क्या आएगा? उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज कैसी हैं, उसके साथ कोई अब्यूज़ तो नहीं हुआ था, पेरेंटल एटीट्यूड कैसा था उसके साथ, एंड प्यूबर्टी में क्या चेंजेस आए थे और उसका रिएक्शन क्या था उन चेंजेस को लेकर, क्या उसने डेट किया था किसी को, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, मास्टरबेशन करता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हुए हैं उस एरिया में, ये सारी चीज़ें। एंड करंट एटीट्यूड टूवर्ड सेक्सुअलिटी, करंट सेक्सुअल एक्टिविटी कैसी है, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे, इसमें पता करेंगे उनसे। एंड देन वर्क हिस्ट्री मतलब उसका वर्क रोल क्या है, उसके जो साथ में कोलीग्स हैं उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, जॉब में चेंज आया है क्या, और उस चेंज को वो अच्छे से एक्सेप्ट कर पाया कि नहीं, उसके वर्क एसेट्स क्या क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड देन मेडिकल हिस्ट्री, क्या उस पेशेंट की कोई पास्ट मेडिकल इलनेस रही है, क्या उसको कोई चोट लगी थी, क्या उसको कोई डिसेबिलिटी हुई थी, और उसका इन प्रॉब्लम्स के साथ रिएक्शन कैसा रहा, उसकी फैमिलीज़ का रिएक्शन उसकी इलनेस को लेकर कैसा रहा है, क्या वो प्रेजेंट सब्सटेंस अब्यूज़ करता है क्या, उसका मेडिकेशंस क्या वो लेता है, क्या वो सिगरेट्स वगैरह या स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म ये सब चीज़ का शिकार है क्या, ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेता है, ये सारी चीज़ें मेडिकल हिस्ट्री में आ जाएंगी। ना एनालिसिस या फॉर्मुलेशंस, जब आपने ये सारी चीज़ें कर दी, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली 12 पॉइंट्स, तब आपको इसके बाद इन सबको इंटीग्रेट करके लिस्ट डाउन करना होगा, कि इन सबको मिला के आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी जिसमें जो क्लाइंट है उसके मेजर क्या क्या आपको पॉइंट्स लगते हैं वो आप समझ सके। सो इन चीज़ों को इकट्ठा करके आपको एक्चुअल पता चलेगा कि उसको आपको कौन से साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करनी है, दूसरा आगे ट्रीटमेंट क्या रिकमेंड करना है। तो अप्रोप्रिएटली आप इंटीग्रेट करेंगे, एंड जो भी ये क्लाइंट हमें बताएगा, एंड देन आप उसके डिपेंडिंग अपॉन दैट आप ये रिफरल भी कर सकते हैं। मतलब सपोज आपको नहीं समझ आया, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको लगता है कि दिस इज़ सो कन्फ्यूजिंग, आई कैन नॉट हैंडल, सो यू कैन रिफर दैट पर्सन टू सम अदर स्पेशलिस्ट। So friends, this was all about Unit 1 का Part 1 वीडियो, एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट मी नो आपको कितना यूज़फुल लगता है, और अगर यूज़फुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, उन्हें बोलें कि ज्वाइन करें और पढ़ें सीखें। अगर ये मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी दे दीजिए इस चीज़ का, सो दैट आई कंटिन्यू मेकिंग मोर वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वेटिंग फॉर द सेकेंड पार्ट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।